नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो खबरें चर्चा में थी और उन खबरों में पॉलिटी का जो टॉपिक चर्चा में था उन पर विस्तार से। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस हफ्ते रहे खास। जैसे कि असम समझौता बहुत खास रहा। केंद्र सरकार और असम में कुछ लोगों के बीच में यह समझौता हुआ था और कई वर्ष पहले हुआ था। तो यह अभी चर्चा में क्यों है, इसे समझेंगे और आखिर यह है क्या, यह भी जानेंगे। साक्षी संरक्षण योजना, साक्षी का जो शाब्दिक अर्थ है उसी से जुड़ी हुई यह योजना है कि उसके संरक्षण का प्रयास है इस योजना के माध्यम से। फिर पॉक्सो एक्ट है और पॉक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून है जो कि 2012 में आया था, लेकिन अभी चर्चा में होने की वजह है सुप्रीम कोर्ट, तो इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। फिर अफ्स्पा कानून पे बात करेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसे लागू करने के लिए दोबारा से यानी कि इसके समय को बढ़ाने के लिए बात चली थी और इसी वजह से खबरों में था। फिर उसके बाद जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान किससे संबंधित है, इसमें होने क्या वाला है, इसका उद्देश्य क्या है, यह भी जानेंगे। एक एक करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इस जानकारी को। दृष्टि आईएएस के विभिन्न शाखाओं में आईएएस का, जीएस का फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम का सब जगह चल रहा है, शुरू हो रहा है, एडमिशन चालू है। आप जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं सेंटर में जाके एडमिशन ले सकते हैं। करोल बाग शाखा में, इसके अलावा प्रयागराज शाखा में भी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जयपुर शाखा में 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लखनऊ में 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इंदौर में भी एडमिशन चालू है। तो जितनी भी शाखाएं हैं, जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं जाएं, विजिट करें, जो जानकारी लेना है ले और उसके साथ अपनी तैयारी शुरू करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए दृष्टि आईएएस के किसी भी कोर्स के बारे में, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है 87501 87501 87501 ये नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर के साथ। असम समझौते को लेकर है। देखिए, कई साल पहले जो पाकिस्तान था वह एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान इस तरह से दुनिया जानती थी। फिर उसके बाद होता यह है कि वह पाकिस्तान जो पूर्व की तरफ था वह बन चुका था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसके लिए पाकिस्तान से अपने आप को अलग करके अपने देश के रूप में उभारने के लिए वहां के लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और उसी प्रयास के दौरान पाकिस्तान की सेना के द्वारा आर्मी के द्वारा बहुत सारे लोगों को वहां पर परेशान किया गया, मारा गया, उनके द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए गए। तो ऐसे में कई लोग उस क्षेत्र से जो आज का बांग्लादेश है वहां से भारत के क्षेत्र में आ गए। तो चूंकि लगातार हम देख सकते हैं कि जुड़ा ही हुआ है बहुत बड़ी सीमा के साथ में, असम के साथ में बांग्लादेश, तो वहां से कई लाखों लोग असम में आ गए। उस दौरान 1971 के आसपास की बात है जब ये लोग आए और उसके बाद बांग्लादेश बन गया और तो कुछ लोग तो वापस लौट गए बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के वहां पे कोई भी फिर वहां पे वो हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बचा। लेकिन यहां पर बात ये समझिए कि सभी लोग नहीं लौटे, कुछ लोग वहीं रह गए। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड ये भी बन गया कि कुछ लोग वापस से बांग्लादेश से असम आने लग गए बीच बीच में। तो ऐसी स्थिति में असम के लोगों के मन में यह बात आई कि इससे जो वहां की भाषा है, संस्कृति है, समाज है, रहन सहन है तथा वहां के जो संसाधन हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे, उस पर उनका अधिकार कम होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने क्षेत्र को लेके, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा को, अपने संसाधनों की रक्षा को लेके आवाज उठानी चाहिए। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 1978 में यह बात धीरे धीरे शुरू हुई आगे बढ़ना और उसके बाद 1979 आता है और 1979 से एक विशाल आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन असम क्षेत्र में चल रहा होता है और धीरे धीरे करके फिर 1985 आता है और केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जो समझौता होता है उसे हम जानते हैं असम समझौते के नाम से। तो आखिर ये समझौता जो हुआ उसमें क्या उन्हें वादे किए गए, क्या उनसे बात कही केंद्र सरकार ने, ये सब कुछ इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1971 की बात है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान सेना की हिंसक कार्रवाई हुई
और उसके बाद कई लोग कहां आ गए, असम में आ गए। फिर 1971 के बाद भी जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे तो फिर क्या हुआ, लोगों के मन में यह बात आई कि उनका संसाधन यहां पर उनके पास नहीं है बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के पास भी रहेगा। तो उस स्थिति में बातें बदली और 1978 के आसपास एक आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ और इस आंदोलन को उठाने में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद, ये लोग थे, ये वो संगठन थे जो वहां पे इस आंदोलन को बढ़ा रहे थे। तो याद रखिएगा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद, ये नाम महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद देखिए 1985 में समझौता जब होता है, हालांकि कई हिंसक गतिविधियां बीच में होती हैं आंदोलन के दौरान, लेकिन जब समझौता होता है तो यहां पर सरकार किसके साथ समझौता कर रही है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और जो बाकी के अदर संगठन थे उनके साथ मिलकर समझौता हुआ जिसमें कुछ बातें तय की गई। सबसे बड़ी बात कि 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो तो रह ही नहीं सकते बांग्लादेश में, उन्हें तो सॉरी असम में नहीं रह सकते, उन्हें बांग्लादेश में ही जाना पड़ेगा। अब यहां पे ये बात समझिए कि 1951 से 61 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार मिल गया, लेकिन किन के लिए, जो 1951 से 61 के बीच आए थे, इसी समझौते के तहत मिला। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से आए हर व्यक्ति को वापस भेजने की बात हुई, कुछ लोगों को 1951 से 61 के बीच में मिला अधिकार। तो यहां पे अधिकार क्या मिल रहा है, नागरिकता भी मिल रही है, मतदान का भी अधिकार मिल रहा है। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये महत्वपूर्ण अधिकार है। और उसके बाद 1961 से 71 के बीच में जो लोग आए थे उनको भी मिला नागरिकता तथा अन्य अधिकार मिले, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला। मतदान का अधिकार नहीं मिला मतलब वो अपना नेता नहीं चुन सकते, लेकिन नागरिकता उन्हें मिली। ये 1961 से 71 के बीच आए हुए लोगों के लिए था। अब इसके बाद 71 के बाद जो 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशी हैं, कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा और जल्द से जल्द, ऐसा भी सावधान इस समझौते में था। अब यहां पे देखिए 1985 में इसी समझौते के तहत विधानसभा को भंग किया गया और चुनाव भी हुआ, इसी समझौते के तहत भंग किया गया। तो जब चुनाव कराया गया तो जो नवगठित असम गण परिषद है उसे बहुमत मिलता है और एएएसयू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत असम के मुख्यमंत्री बने। एएएसयू क्या है, आप ये देखिए, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि असम स्टूडेंट्स यूनियन, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रफुल्ल कुमार महंत, यही बनते हैं सीएम। तो ये असम समझौते का ही प्रभाव था कि उस असम समझौते, हम कह सकते हैं कि असम समझौते का मतलब क्या था, आंदोलन का मतलब क्या था। पहली बात कि असम के लोगों के हितों की बात की गई थी। तो जो लोग असम के लोगों के हित की बात कर रहे थे उन्हीं लोगों को यहां पे बहुमत मिलता है और उन्हीं में से एक जो उनका प्रमुख होता है उसे सीएम बनाया जाता है। अब यहां पे ये बात समझिए कि यहां पे यह भी कहा गया कि मतदाता सूची में संशोधन भी किया जाएगा इसी संशोधन के तहत। अब देखिए, अब ये बात अभी क्यों उठ रही है चर्चा में, दरअसल जो असम के सीएम हैं उन्होंने कहा कि इस असम समझौते की जो धारा 6 है अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई। यहां वहां के लोगों में, असम के लोगों में कई बार इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहती है, मांग होती रहती है कि इस असम समझौते की धारा 6 लागू हो जाए। तो उन्होंने कहा है, वादा किया है कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन लागू करेंगे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस धारा 6 में है क्या। तो यहां पे देखिए, जो असम के लोग हैं उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान, धरोहर का संरक्षण, उसे बढ़ावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान धारा 6 में मौजूद है। अब यहां पे धारा 6 को लागू करने के संदर्भ में एक समिति का गठन भी हुआ था बीच में, और उस समिति, उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा ने की थी, जिन्होंने 67 सिफारिशें दी थी। अब इन 67 सिफारिशों को भी दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, जिसमें से जो 52 सिफारिशें हैं उसमें असम की सरकार के पास अधिकार था कि उन सिफारिशों को लागू करने के लिए वो निर्णय ले सकती है। जो बची हुई 15 सिफारिशें हैं, उन 15 सिफारिशों के संदर्भ में वह अधिकार केंद्र सरकार के पास था जिन पर वो निर्णय ले सकती थी। कुल 67 सिफारिशें थी। और कौन सी समिति, विप्लव कुमार की अध्यक्षता में समिति, और ये न्यायमूर्ति हैं। तो असम समझौते से जुड़ी हुई जो समिति दिखाई देती है धारा 6 के लिए, वो है विप्लव कुमार समिति, शर्मा की समिति। ठीक है, सिफारिशें कौन सी हैं, किस राज्य के पास कितनी आई, केंद्र के पास कितनी गई, स्पष्ट है। ठीक है, अब ये सारी बातें थी, आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। उन्होंने वादा किया है, वो बात की बात है, जो अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। अगली खबर पर आते हैं, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऑप्सपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में इसका समय बढ़ाया गया है
अब बात की जाए इसके बारे में कि ये आया कैसा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, यानी कि अंग्रेजों के काल में, शासन काल में, विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए इसी प्रकार का कानून लाया गया था। लेकिन आजादी के बाद अगर हम देखें तो 1958 में पूर्वोत्तर में कुछ विद्रोहों को दबाने के लिए इसको लाया गया, और जीबी पंत द्वारा 1958 में लाया गया संसद में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जिसे जाना जाता है। तो सबसे पहले लागू कहां हुआ था? असम में। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आप नाम सुनते रहते होंगे, कि नाम आपको दिखाई दे जाता होगा। उसके अलावा कहां, नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी राज्य में अगर ये अफस्पा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिनको जानकारी है। जिनको नहीं है वो अगले हफ्ते चाहे तो उनको बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये जो बात आती है अफस्पा की, यहां इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, इसके पक्ष विपक्ष पर बातें होती हैं। उस बात होने की वजह क्या है? यहां पर सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन वो सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां किस आधार पर मिलती हैं? कि कोई क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित हो जाए तो तैनात केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल है, कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो किसी व्यक्ति को मारने, बिना वारंट के किसी परिसर की तलाशी लेने या अभियोजन या कानूनी मुकदमे सुरक्षा के साथ अधिकार देता है। वारंट की जरूरत नहीं होगी तलाशी लेने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, जांच करने के लिए। और शुरुआत देखिए 1958 जब हो रही थी तब नागाओं के विद्रोह में हो रही थी, लेकिन अभी भी इसका उपयोग अलग अलग समय पर अलग जगह पर हो रहा है। 1972 में इसमें संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां किसको दी गई? राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई। पहले किसके पास? राज्य के पास। अब राज्य के साथ साथ केंद्र के पास, दोनों के पास थी। 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिए अफस्पा के अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 से एमएचए द्वारा निरस्त नहीं किया गया। ठीक है, तो त्रिपुरा में 2015 में और यहां मेघालय में देखें तो 2018 में, तो ये स्थिति रही। ठीक है, तो अभी भी कई राज्यों में है नाम, जैसे आप देख सकते हैं मणिपुर के लिए भी अभी विचार चल ही रहा है। अब उसके बाद कब माना जाता है कोई शांत क्षेत्र? अगर अशांत क्षेत्र कोई माना जा रहा है और उसी के आधार पर लगता है तो कैसी स्थिति में? यहां पे देखिए, केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। हो सकता है पूरे राज्य को ना करे, वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। जैसे कुछ जिलों तक ही सीमित हुआ अशांत क्षेत्र है, पूरे राज्य में नहीं, तो पूरे राज्य में लागू नहीं होगा। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जातियां, समुदाय, ये सारे कारण हो सकते हैं। अब यहां पे देखिए, धारा 3 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के भारत के राजपत्र पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात केंद्र को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। तो ये प्रोसेस की बात हो रही है। धारा 3 में किस प्रकार से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के पास एक आधिकारिक सूचना जारी करने का एक प्रोसेस होता है, शक्ति होती है, और उसके माध्यम से फिर कार्यवाही आगे बढ़ती है, और उसके बाद वहां पर हम देखते हैं आगे केंद्र सरकार उसको भेजती है। ठीक है, अब यहां पे देखें अशांत क्षेत्र के संदर्भ में और भी कुछ अपडेट हैं, लेकिन ये तो हम मोटा मोटा समझ गए कि अशांत क्षेत्र कैसे घोषित हो रहा है, किन आधार पर घोषित होता है, किसके पास शक्ति है, केंद्र के पास है या राज्य के साथ है, पास है, शुरुआत कहां से हुई, क्यों है। लेकिन बात यह भी तो जाननी है कि आखिर यह जो शक्तियां हैं वो है कौन सी, कौन से पावर्स मिल जाते हैं। तो धारा 4 के अनुसार सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है। फिर उसके बाद इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। देखिए, ये वो बातें हैं ना, घुमा फिरा के नहीं कहनी चाहिए। यहां पे उसके पीछे के जो रीजन है वो भी समझने होंगे। अब आइए अगली लाइन पे जाते हैं। यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर होगी। यही वजह है कि इसका कई जगह पर हम देखते हैं मीडिया में अलग अलग जगहों पे विरोध भी किया जाता है, उसमें अपने तर्क वो भी दिए जाते हैं। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर तरह से जांच से लेकर यहां तक कि कुछ मामलों में गोली चलाने से लेके उस कोई स्थान है, कोई जगह है, उसे नष्ट करने से लेके अलग अलग तरह की शक्तियां हैं और कोई वारंट की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। सैन्य अधिकारी परिवार किसी व्यक्ति, संपत्ति, हथियार, गोला बारूद को बरामद करने के लिए बिना वारंट के घर के अंदर तलाशी कर सकता है और इसके लिए बल का प्रयोग कर सकता है। और किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी, देखिए जितनी चीजें हो रही हैं, किसी को पकड़ लिया,
कुछ भी कर लिया, तो आधार एक बहुत बड़ा क्या बन रहा है इन सशस्त्र बलों के पास, संदेह है, तो उस आधार पे ये सारे काम वो कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जल्द से जल्द किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार व्यक्ति को पेश भी करना होगा। ये अंतिम जो बात है ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात छूट ना जाए कहीं आपके किसी एग्जाम में। चलिए अब साक्षी संरक्षण योजना 2018 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो जज फैसला सुनाते हैं किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसके अपराध की सिद्धि के जो आधार होते हैं और जिसके आधार पर फैसला सुनाया जाता है, उसके लिए एक लाइन आपने सुनी होगी कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के अनुसार अदालत इस जगह पहुंची है या इस फैसले पर पहुंची है। इस तरह की लाइन सुनी होगी आपने। तो वहां पर जो गवाह है इसी को साक्षी कहा जा रहा है। तो इसके संरक्षण की बात हो रही है। कई मामलों में ऐसा देखा गया जो मामला होता है बहुत सेंसिटिव होता है और ये देखा जाता है कि जो गवाह है उसकी जान को या उसके परिवार की जान को या तो उसकी संपत्ति को नुकसान होने का खतरा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने योजना शुरू की थी, साक्षी संरक्षण योजना 2018 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी चिंता जताई और कहा कि यह योजना जो है प्रभावी रूप से इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, इसलिए इसके कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि इसके लिए कानून भी आ जाए। तो कानून लाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अब आगे स्थिति जो बनेगी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इस योजना को समझते हैं गवाहों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार के मामलों के गवाह? आपराधिक मामलों के गवाह। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह गवाहों को भय, धमकी, भय, क्षति से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई पहली योजना है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात मानी है कि ठीक है, लेकिन यहां बात आती है कि अभी इसका प्रभावी कार्यान्वयन होना जरूरी है। तो उसके लिए अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति की पहचान बदल दी जाएगी, कुछ समय के लिए उसका नंबर बदल दिया जाएगा, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, उसका स्थान बदल दिया जाएगा, उसे कुछ सुरक्षा वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुत सारी चीजें उसे उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अब गवाह की परिभाषा क्या है? जो न्यायाधिकरण या न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करता है या गवाही देता है। कभी कभी गवाह जो होता है वो गवाही भी देता है, साक्ष्य भी देता है। अब उसके बाद देखिए योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? यही है कि गवाह को डर या धमकाने से बचाया जा सके। देखिए हो सकता है किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन उसके अंदर डर ना आए कि वो फैसला जो आना चाहिए था वो गवाही वैसे दिया नहीं जैसा फैसला आना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में इसी डर से हो सकता है वो गवाही बदल दे, तो डर भी दूर होगा प्लस उसकी जान सुरक्षित भी रहेगी, दोनों बातें हो जाती हैं। अब यहां पे देखिए उसके लिए बहुत एक समिति की भी निर्माण की बात आती है। बहुत अच्छे से उसमें जो विस्तार से योजना में बताया गया वो ये भी बताया गया है कि यहां पर एक सक्षम प्राधिकारी होगा। यह सक्षम प्राधिकारी का आशय प्रत्येक जिले में स्थापित एक स्थायी समिति है। सक्षम प्राधिकारी यहाँ क्या है? कोई व्यक्ति नहीं, एक समिति है। और उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो वो जिला है, उस जिले में जो सत्र न्यायालय है उसका न्यायाधीश कर रहा है। ठीक है, जिला हो या सत्र हो उसका न्यायाधीश कर रहा है न्यायालय का। तथा जिला पुलिस के जो प्रमुख हैं, जिला अभियोजन अधिकारी हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। तो आप देखिए एक तरफ पुलिस भी, एक तरफ न्यायपालिका भी, दोनों का रोल यहां पर जुड़ा हुआ है साक्षी के संरक्षण के लिए। तो यह योजना जो है इसमें जब भी कोई कानून आएगा तो यहां पर जो जिला न्यायालय हैं और यहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारियों को लेकर के कहीं ना कहीं कार्यान्वयन में कुछ बातें स्पष्ट की जाएंगी। अब उसके बाद पॉक्सो अधिनियम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसमें भी जुड़ा हुआ एक फैसला आया है। फैसला यह है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसे देखना या डाउनलोड करना अपराध रहेगा। इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत यह बात स्पष्ट हो गई है। तो पॉक्सो अधिनियम है क्या, कब आया? तो देखिए 14 नवंबर बाल दिवस के दौरान 2012 में यह लागू हुआ और वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था उसके तहत यह कानून लाया गया था। तो यहां पे देखिए बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से जो जुड़े हुए अपराध हैं उन अपराधों से संबंधित कानून है। अब यहां पे देखिए बच्चा किसे माना गया है? 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान भी है कि अगर अपराध गंभीर है, किसी बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध हुआ है तो उतनी ही बड़ा उसको दंड मिलेगा। और मृत्यु दंड तक यहां पर अगर किसी बच्चे के साथ गलत कृत्य होता है तो मृत्यु दंड भी मिलेगा, यह भी यहां पर स्पष्ट किया गया है। तो ये स्पष्ट रहे आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये अपराध को लेकर के, और मृत्यु दंड तक यह अपराध है, इतनी कठोर सजा है।
फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है? लिंग निष्पक्ष प्रकृति है, यानी कि किसी के साथ दुराचार हो सकता है, वह चाहे किसी भी लिंग का क्यों ना हो, यह बात यहां पर है। मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी की बात, यहां पे जरूरी नहीं कि जिसके साथ गलत हुआ है उससे ही यह बात के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, कोई संस्था भी इस मामले में आवाज उठा सकती है। उसके बाद जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के संग्रहण को एक नया अपराध जो बना दिया गया है इस कानून की वजह से में इसको डाल दिया गया है, इसके अंतर्गत ला दिया गया है, तो यह बड़ी अच्छी बात है। अब आ जाता है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, यह जो अभियान है यह समझिए किससे जुड़ा हुआ है? जनजाति से जुड़ा हुआ है, उनकी उन्नति से जुड़ा हुआ है। और उन्नति कैसे होगी? गांव के माध्यम से होगी, यानी कि गांव की उन्नति के माध्यम से। परिचय यही है कि जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के कल्याण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो योजना किसकी है? केंद्र की है। और कहां पे लागू होगी? जो जनजाति बहुल गांव हैं और जो आकांक्षी जिले हैं। और है किसकी? केंद्र की। इसीलिए नाम क्या है यहाँ पे? पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना। ठीक है। अब यहां पे देखिए लक्षित क्षेत्र क्या है, कहां कहां यह योजना लागू होगी? जो 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या है 30 के सभी आदिवासी बहुल गांवों के 549 जिलों और 2740 ब्लॉकों को कवर करता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में यह योजना है। और यहां पे गांवों की संख्या भी लगभग 63,000 गांव है और 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। तो भारत में 5 करोड़ लोग सीधे इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और 2011 की जनगणना को इसमें आधार बनाया गया। अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी 10.42 करोड़ है, जिसमें 705 से अधिक जनजाति समुदाय शामिल हैं। तो देखिए 10.42 करोड़ तो जनजाति हैं और यहां पे 5 करोड़ से अधिक जनजाति को लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। सीधे 50% के आसपास हम लाभ पहुंचाएंगे इस योजना के माध्यम से, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। अब यहां पे देखिए उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं इनसे जुड़ी है। इनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक जो बुनियादी ढांचे के संदर्भ में जो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ऐसी कई 25 योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। और ये 17 मंत्रालय हैं जिनके अंतर्गत ये 25 ऐसे हस्तक्षेप होंगे या योजनाएं होंगी जिन्हें बेहतर तरीके से यहां पे लागू कराया जाएगा, जो इनसे संबंधित होंगी। तो ये प्रयास किया जाएगा मुख्य रूप से। अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों का जवाब भी देंगे। सवाल नंबर के साथ इस सवाल का उत्तर क्या है आप ये बताते रहिएगा कमेंट करके। सबसे पहले देखिए असम समझौता कब हुआ? अब ये सवाल नंबर 1 है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बताइएगा कि सवाल नंबर 1 का जवाब क्या हुआ। असम समझौता कब हुआ? 1975, 1980, 1985 या 1990? अगला सवाल देखिए आफ्स्पा कानून आजादी के बाद भारत में कब लागू हुआ? 1948, 1958, 1968 या 1978? ABCD में सही जवाब क्या है कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल है ना। तीसरा सवाल देखिए साक्षी संरक्षण योजना कब आई? तो तीसरे सवाल के लिए विकल्प है 2017, 2018, 2019 या 2020। कमेंट करके जवाब देते जाइएगा। अगला सवाल है, चलिए आज इतने ही सवाल हैं, तो 3 सवाल हैं, तीनों सवालों के जवाब 1, 2, 3 और किस सवाल का क्या जवाब है आप सब कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं हमें बताते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।